जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां राजीव गांधी पर सियासत तेज हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस एजेंडा। एजेंडा में सबसे पहले बड़ी खबरों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां गुरुवार से 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां गुरुवार से कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसकी कमान पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के हाथों में होगी। तीसरी और आखिरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने सद्भावना दिवस से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम क्या हटा दिया। सियासत तेज हो गई। स्मार्ट सिटी को लेकर भोपाल में 3 दिन का कॉन्क्लेव चल रहा है। पार्षद से लेकर जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे। देश ही नहीं, दुनिया के कई दिग्गज भी यहाँ आए थे, जिन्होंने अपनी बात रखी थी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महापौर आलोक शर्मा को आश्वस्त किया है कि वो जहाँ चाहेंगे वहाँ उनको वो जमीन आवंटित कर दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है। सीएम साहब को सबसे पहले बधाई देना चाहिए, इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई है। सीएम साहब ने बोल दिया है तो बन गया तो बन ही जाएगा। शिवराज चौहान जी ने बोला है कि गरीबों के लिए, इसमें गरीबों के लिए अच्छी बात है। गरीब उनके गरीबों को सब साधन मिलेंगे। गजब है भाई, गजब है। भोपाल में स्मार्ट सिटी को लेकर सुझावों के लिए 3 दिन का कॉन्क्लेव चल रहा है। देश दुनिया से कई दिग्गज आए हैं सुझाव देने के लिए, मगर आलम देखिए, भोपाल की जनता के चुने पार्षदों का कई घंटे गुजारे स्मार्ट सिटी को लेकर चल रहे इस कॉन्क्लेव में। सब कुछ सुना, बाहर निकले तो सब कुछ साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन लेते तो चक्कर में पड़ जाते कि केंद्र सरकार तो अभी प्लानिंग में जुटी है, भोपाल कैसे स्मार्ट सिटी बन गया। जानते हैं पीएम मोदी क्या करते सीएम शिवराज की आकर पीठ थपथपाते, शायद कहते कि हम तो सोचते ही रह गए और आप आगे निकल गए। सरकार स्मार्ट सिटी भी बना डाली, कम से कम एक बार सुझाव ना सही बता तो देते साहब। स्मार्ट सिटी है ना, देखिए आप, झीलों की नगरी, कितनी प्यारी झीलें हैं, कितने सारे वृक्ष लगे हुए हैं जहाँ हरा भरा है। वैसे नहीं, कमी है तो कुछ तो है, लेकिन वो अपन सुधारने नगर निगम के लिए बना हुआ है। स्वराज एक्सप्रेस ने पार्षदों से जानना चाहा कि क्या है स्मार्ट सिटी, कैसे बनेगी और क्या होगा इसमें। तो जानते हैं जवाब क्या आया। जो जवाब आया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पार्क की व्यवस्था स्थायी रूप से रहना चाहिए और दुकानें स्थायी रूप से होना चाहिए। बाकी सभी रोडों की व्यवस्था सही होना चाहिए, रोड सही। पहले दिन ना तो कांग्रेस का कोई पार्षद दिखा और ना ही भोपाल को संघाई और पेरिस का सपना दिखाने वाले गृह मंत्री बाबूलाल गौर, उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी नहीं पहुंचे, मगर सीएम शिवराज मौजूद थे। उन्होंने महापौर आलोक शर्मा की जमकर पीठ थपथपाई। भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये कॉन्क्लेव बुलाकर उन्होंने उठाया है और इसमें अनेकों विशेषज्ञ बुलाए गए हैं जो स्मार्ट सिटी के लिए रोड मैप बनाएंगे भोपाल का। स्मार्ट सिटी बनेगा भोपाल, सारी सुविधाएं भी होंगी, मगर यहाँ के लोगों का क्या करें। इन्हें भी तो स्मार्ट बनना होगा, तभी तो स्मार्ट बनेगा भोपाल। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा। एक्सप्रेस एजेंडा में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा। अजय शर्मा, आज पूरे समय आप मौजूद थे, क्या निचोड़ निकला है? पहले दिन का लब्बो-लुआब क्या रहा? सिटी की बात की जाए तो दिन भर का जिस मैं कह लूँ कि एक कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहला नगर निगम भोपाल है जिसने कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें
आज जो तमाम सारी बातें हुई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो तमाम सारे विशेषज्ञ आए थे, उनका यही कहना था कि सबसे पहले लोगों की साइकोलॉजी को आपको स्मार्ट करना पड़ेगा, उनको यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, तब आप उनके हाथ में तकनीक सौंप पाएंगे। वहीं बात करें यदि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जमीन आवंटन की, तो शिवराज ने महापौर आलोक शर्मा की बात पर कहा कि यदि महापौर आलोक शर्मा जहां जिस जमीन पे हाथ रख देंगे वो जमीन हम उन्हें आवंटित कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आई, तमाम सारे कॉन्क्लेव और सेमिनार नगर निगम पिछले लंबे अरसे से आयोजित करता आ रहा है। कई परिषद की नगर निगम की बैठकें हो चुकी हैं जिनमें पार्षदों को स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई बातें बताई जा चुकी हैं। लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यदि नगर निगम अपने पार्षदों को स्मार्ट सिटी के मायने नहीं समझा पाया या स्मार्ट सिटी कंसेप्ट नहीं समझा पाया, तो ऐसे में उसके लिए बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों को स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट को कैसे समझा पाएगा। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मनोज जी, निश्चित तौर पर एक पहल तो हुई है, महापौर आलोक शर्मा को बधाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जमीन देने का वादा भी कर दिया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 3 दिन में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। क्या उम्मीद रखते हैं इस पहल से आप? देखिए राकेश जी, ये बिल्कुल सही बात है कि महापौर ने अच्छी पहल की और एक रोड मैप बनना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोड मैप में जिन लोगों को उसका इम्प्लीमेंट करना है, उन लोगों के लिए अभी आपने जैसे अपने दर्शकों को बताया है, हमने भी देखा है कि जिन लोगों को उसको या लागू करना है उनकी समझ कितनी है। आप पार्षदों की बात कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी तो बन गई है और इसका सिर्फ शिवराज को जाता है, रोड अच्छी होना चाहिए, झील है, ये एक अलग पहलू है। चलिए, वो शायद गंभीर नहीं है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश में कई शहरों में ये सौगात मिल सकती है, भोपाल उनमें से एक है, दावेदार है। लेकिन क्या देखते हैं, क्या भोपाल इसके लिए तैयार है? देखिए राकेश जी, स्मार्ट सिटी मतलब क्या है? जैसे आज की जो बात है तो उसमें उन्होंने 50 एकड़ जमीन मांगी है। जी हाँ। 50 एकड़ में आप भी समझते हैं कि आज की तारीख में एक यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकती है, तो उतनी कम जमीन में एक स्मार्ट शहर कैसे आकार लेगा? अगर आकार लेगा तो उसमें क्या सुविधा होंगी और उसका लाभ कितनों तक पहुंचेगा? भोपाल की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन ड्रेनेज की सिस्टम आपने देखा है शहर में कि वो वीआईपी इलाके हों चाहे झुग्गी बस्तियां हों, थोड़ा पानी गिरता है घुटनों घुटनों तक पानी हो जाता है। बीआरटीएस जो कॉरिडोर बनाया गया लोगों के लिए सौगात थी, लेकिन उसमें आधी बसें खटारा पड़ी हैं और बीआरटीएस कॉरिडोर जगह जगह से टूट रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहले मुझे लगता है कि पूरे शहर की व्यवस्था ठीक होना चाहिए, स्मार्ट सिटी होना चाहिए, एक नया कॉन्सेप्ट है, लोगों तक पहुंचे, लेकिन उसके पहले जनप्रतिनिधियों को स्मार्ट होना होगा। अजय, आपने आलोक शर्मा से भी बात की होगी, कार्यक्रम पे भी आपकी नजर रही होगी, जो विशेषज्ञ बोल रहे होंगे। जो सवाल मैंने मनोज जी से किया था, क्या भोपाल इसके लिए तैयार है? कितने कदम आगे बढ़ते आप देख रहे हैं? क्योंकि एक भ्रम तो दूर हो गया है कि भोपाल शहर को स्मार्ट नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि 50 एकड़ भूमि तलाशी जा रही है जिसको स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाएगा। क्या मानसिक तौर पर वो पार्षद और भोपाल की जनता तैयार है जो जिन्होंने सपने देखे थे? देखिए राकेश जी, रिकॉर्डों की बात की जाए और केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी के लिए तैयार किए गए मापदंडों की बात की जाए तो उन पर भोपाल पूरी तरीके से खरा उतरता है। जिन मापदंडों की केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए तैयार किए तो उन पर भोपाल पूरी तरीके से खरा उतरता है। अन्य शहरों की बात की जाए तो वो बहुत पीछे है, खासतौर पर इंदौर बहुत पीछे है स्मार्ट सिटी को लेकर। लेकिन सवाल किया जाए यदि किस एरियो की वाइज, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 3 सेगमेंट वाइज काम चल रहा है। एक तो किसी पर्टिकुलर एरिया को स्मार्ट सिटी बनाना, एक किसी समस्या, जैसे शहर की समस्या की बात कर लूं, जैसे मनोज जी ने बात कही कि ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है, तो जो ड्रेनेज का पार्ट है उसको स्मार्ट बनाने पर भी काम हो रहा है। सबसे पहले ड्रेनेज को स्मार्ट बनाया जाएगा, फिर एक शहर का रिडेवेंशिफिकेशन किया जाएगा, फिर जो एक हेरिटेज सिटी के रूप में स्मार्ट सिटी बनाना है, ये तमाम सारी उन पर काम किया जाएगा। तो हेरिटेज हो गया और रिडेवेंशिफिकेशन हो गया, और ड्रेनेज का एक प्रॉब्लम है जो एक कोई ऐसी सेवा बतानी, कोई ऐसी यूएसपी आपको भोपाल की बतानी पड़ेगी जिसको आपने स्मार्ट रूप में प्रोजेक्ट किया, वो व्यवस्था होगी ड्रेनेज से जुड़ी हुई। क्योंकि बहुत लंबे अरसे से महापौर आलोक शर्मा ये कहते आए हैं कि भोपाल में तमाम सारे बिल्डरों ने अलग अलग जगह कॉलोनियां काट दी हैं और उनका ड्रेनेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। भोपाल का ड्रेनेज पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 2000 करोड़ की एक बहुत बड़ी योजना जो है भोपाल के ड्रेनेज पर खर्च की जाएगी। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बजट है मध्य प्रदेश में अपने आप पर, जो किसी किसी शहर में, महानगर में ड्रेनेज के ऊपर खर्च किया जाना है। तो तमाम सारे ऐसे बिंदु हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत आने हैं, लेकिन लोगों को जानने में भी जरूर वक्त लगे। लेकिन जो कई सारी मूलभूत जरूरतें हैं और जो यूजर फ्रेंडली वाली बात की जाए, टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से समझाया है कि स्मार्ट सिटी को लेकर के प्लानिंग क्या है, अगले 2 दिन में उसका एजेंडा क्या है, जो कल 2 दिन और चलेगा कॉन्क्लेव।
राकेश जी, बात कर लूं 2 दिनों की, तो तमाम सारे सेगमेंट वाइज सेशंस होने हैं, तमाम सारे लोग आए हुए हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग के लोग हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश के आसपास के जो महानगर हैं, नगर निगम है, उनको भी स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट से समझाया जा रहा है। सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, मैं आपको बता दूं, अमृत योजना एक बहुत बड़ी योजना है जो भोपाल, जो स्मार्ट सिटी के आसपास के शहरों में डेवलप की जाएगी। इस अमृत योजना के तहत आसपास के जो शहर के लोग हैं, जिनको किस तरीके से काम करना और वो किस तरीके से। आपने अजय जी अमृत योजना की बात कही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज शायद कार्यक्रम में यह भी कहा है कि स्मार्ट गांव भी बनाए जाएंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने आज जो भाषण दिया था राकेश जी, उसमें खासतौर पर इस बात पर जोर दिया था कि केंद्र सरकार तो स्मार्ट सिटी पर जोर दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी स्मार्ट विलेज कंसेप्ट को जल्द लाने जा रही है, जिसके तहत जहां भी हम चिन्हित करेंगे तमाम ऐसे विलेजेस जहां पे हम एक। चलिए अजय बाबू, आप कल भी नजर रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोपाल को एक नई पहचान मिल सकती है अगर एक अच्छा रोड मैप बनाया गया। लेकिन एक छोटा सा कमेंट मनोज जी आपसे चाहेंगे। कई विधायक जो भोपाल के हैं, मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में नहीं थे, हो सकता है उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं। सियासत आड़े तो नहीं आएगी अगर किसी एक कोने को या किसी एक विधानसभा क्षेत्र में वो 50 एकड़ भूमि आवंटित की जाती है स्मार्ट सिटी को लेकर के, तो दूसरे मंत्री और विधायकों की सोच। देखिए, आपका कहना सही है। ये हो सकता है कि शायद कोई एक विधायक ऐसा लगे या कोई चाहे कि ये क्षेत्र में हमारे आए, लेकिन कुल मिलाकर ये भोपाल के लिए अच्छी पहल होगी। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा था कि योजना बनाना अलग चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करना। चलिए समय अभाव है मनोज जी, थोड़ा सा आपको रोकूंगा। अजय शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही स्मार्ट सिटी के लिए जमीन देने का भरोसा दिलाया है, लेकिन इस मामले में सारे पेज खत्म हो गया हूं, यह कहना जल्दबाजी होगी। जहां तक बात इस कॉन्क्लेव की है, तो इसके निष्कर्ष के लिए हमें 3 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री और महापौर दोनों ने जो सार्थक पहल की है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बात निकली है तो उम्मीद की जाना चाहिए कि दूर तक जाएगी और नतीजे भी मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले देखने को मिलेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर कमलनाथ कांग्रेस की किस रैली में कब भाग ले रहे हैं। व्यापम महाघोटाले के विरोध में जेल भरो आंदोलन का संस्कार थानी जबलपुर से शंखनाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, युवक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बरार, युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुणाल चौधरी के नेतृत्व में विशाल आम सभा और जेल भरो आंदोलन। निवेदक युवक कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र जबलपुर अध्यक्ष शशांक दुबे। मंत्री जी नमस्कार, मैं अभी निकल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई स्मार्ट सिटी को लेकर चल रहे कॉन्क्लेव की। इधर व्यापम घोटाले की भले ही सीबीआई जांच चल रही हो, लेकिन लगता है कांग्रेस ये मुद्दा हाथ से नहीं देना जा रहा। दिग्विजय सिंह के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की अगुवाई में 21 अगस्त से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो रही है। कमलनाथ का आंदोलन में भाग लेना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री की चुप्पी मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही है। हालांकि आंदोलन के पहले ही कांग्रेस में कलह मच गई है। कमलनाथ के साथ लगे कई कांग्रेसियों के होर्डिंग और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें अब सामने आ रही हैं। निकाय चुनाव में व्यापम तीर बेअसर साबित हुआ है कांग्रेस का, और बीजेपी का कांग्रेस मुक्त नगर निगम का सपना पूरा हो गया। लेकिन लगता है कांग्रेस का व्यापम मुद्दे पर सियासत से पेट नहीं भरा। अब तक महाघोटाले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हीरो बने रहे, लेकिन अब पहली बार छिंदवाड़ा नरेश कमलनाथ मोर्चे की बागडोर संभालने आगे आ रहे हैं।
प्रदेश भर में कांग्रेस का व्यापम का विरोध और सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन होना है। शुरुआत जबलपुर से हो रही है। हजारों कांग्रेसियों की सभा के लिए तंबू पंडाल तैयार हो गए हैं। पूरा शहर बैनर और होर्डिंग से फटा पड़ा है। जनता को भटकाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। हम भी समर्थन करते, भारत स्वच्छ रहना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है रहना चाहिए। जिस शहर में 60 करोड़ रुपए साल में नगर निगम द्वारा सफाई के लिए खर्च किए जाते हो और वो फिसड्डी रहे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की जबलपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में। इधर बीजेपी है कि कांग्रेस की सियासत पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष जबलपुर सांसद राकेश सिंह बोले, कांग्रेस के जेल भरो आंदोलन शंखनाद नहीं कुंठानाद है। जबलपुर से शंखनाद, ये वास्तव में कुंठानाद है उनका। सत्ता से उनकी दूरी की कुंठा का नाद, एक परिवार की कुंठा का नाद। व्यापम घोटाले पर अब तक चुप्पी साधे कमलनाथ अब रंग में आ गए हैं। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री के लिए ये सब आसान नहीं है, क्योंकि जबलपुर में ही कांग्रेसियों के कई गुट हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आंदोलन कहीं गुटबाजी की भेंट न चढ़ जाए। जबलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री। मनोज जी, व्यापम को लेकर के जब शिवराज हर जगह बोल रहे हैं, चाहे वो सभाएं हो, जनदर्शन हो, या फिर पिछले दिनों 15 अगस्त का भाषण, और निकाय चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से जनता की अदालत में जा रहे हैं शिवराज, अब ऐसे में व्यापम के मुद्दे को लेकर के फिर जो कांग्रेस के नाथ है कमलनाथ, वो जबलपुर से उसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो जेल भरो आंदोलन शुरू हो रहा है। थोड़ा सा और रुकूंगा, इसके पहले दिग्विजय सिंह अपनी बात यहाँ पर कह के गए हैं, तो क्या सोचते कांग्रेस की अब रणनीति क्या है? निकाय चुनाव में तो कमल खिल चुका है, अब कांग्रेस के नाथ कमलनाथ आ रहे हैं सामने। देखिए राकेश जी, जैसा कि हमने नगरीय निकाय के नतीजे देखे हैं और आपने ही बताया, उसके थोड़ा पहले देखिए तो जिस व्यापम के मुद्दे पर पहले कांग्रेस टुकड़ों में काम करती है, पहले कभी के मिश्रा या दिग्विजय सिंह या बाकी नेता, अब चूंकि कमलनाथ उनके अंचल में गए हैं, जो उनका महाकौशल में उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत देरी से उठाया कदम है। जब कांग्रेस की मांग पर लगातार दबाव, कांग्रेस की ओर से पिटीशन, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की व्यापक जांच की, सीबीआई जांच को सौंप दिया है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए नतीजों का। मनोज जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों कांग्रेस व्यापम को मुद्दा बनाए हुए हमारे साथ इस खबर में जबलपुर से हमारे सहयोगी कार्तिक अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। कार्तिक, कांग्रेस ने अब कमलनाथ को, वो भी जबलपुर महाकौशल के संभागीय मुख्यालय में उतारा है, क्या सोचते हैं इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है, और कल वो कौन से नेता होंगे जो मंच पर नजर आएंगे कमलनाथ के साथ? देखिए, कमलनाथ के अलावा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बरार रहेंगे, अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, और तमाम संभाग के जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता है वो सारे मंच पर नजर आएंगे। शक्ति प्रदर्शन नाम दिया गया है, जेल भरो आंदोलन नाम दिया गया है, लेकिन यह कमलनाथ का ये पूरा आयोजन कांग्रेसियों के लिए सफल बनाना लोहे के चने चबाने से कम नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से ही जबलपुर में यदि बात की जाए, कमलनाथ के समर्थक जो हैं, कमलनाथ के समर्थकों का ही गुट आपसी कलह में उलझा हुआ है। अभी शाम से ही ये उलझन पैदा हो गई, जो होर्डिंग पोस्टर लगे हुए वो फाड़े जा रहे हैं एक दूसरे के, और हर एक जो नेता है वह अपनी कॉलर ऊंची करने की कवायद में जुटा हुआ है। कमलनाथ का ये शक्ति प्रदर्शन एक बहाना है और व्यापम का मुद्दा एक बहाना रखा गया। मनोज जी, कमलनाथ तो आ रहे हैं, लेकिन गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, होर्डिंग पोस्टर फटने लगे हैं। लेकिन बात वही आ रही कि दिग्विजय सिंह ने जिस लाइन पर अपने स्टैंड पर कायम है, अब कांग्रेस से जो कमलनाथ आ रहे हैं, क्या ये जो एक बड़ा आंदोलन दे सकते थे, जब वक्त था, जब निकाय चुनाव थे, उपचुनाव था, तब वो अंदर रहे, तब सड़क पर नहीं आए हैं। अब जब सड़क पर युवक कांग्रेस के बैनर तले आ रहे हैं, तो इनकी अपनी राजनीति क्या हो सकती है? ये राकेश जी, नगरीय निकाय तो छोड़िए, हम जब ये मुद्दा जब सामने आया तो उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, तब भी कांग्रेस के नेता टुकड़ों में उसके विरोध में थे। लोकसभा चुनाव हुए, तब भी कांग्रेस के नेता टुकड़ों में थे। उसके पहले जो नगरीय निकाय चुनाव अभी खत्म हुए और अभी जो हाल में चुनाव हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता व्यापक में इसलिए भी दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसे कि राजा बरार ने भोपाल में प्रदर्शन किया, या कल फिर कमलनाथ है, क्योंकि इस मुद्दे को पहली बार कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया जी ने दमखम से संसद में चलाया, और शिवराज जी के इस्तीफे की मांग को लेकर लगभग संसद चली ही नहीं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में नंबर बढ़ाने के लिए सारे नेता इसमें सक्रिय हो रहे हैं। यहीं पे थोड़ा आपको रोकूंगा कार्तिक, दिल्ली में अपने नंबर बढ़ाने के लिए कमलनाथ सामने आ रहे हैं, युवक कांग्रेस के मंच का उपयोग कर रहे हैं, या फिर दिल्ली का कोई फरमान है कि इस मुद्दे पर आप जाइए, अब
सड़क पर आइए और संघर्ष करिए। कार्तिक, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी राकेश जी। कार्तिक, मेरा सवाल वही है, कांग्रेस का फरमान है कि आप सड़क पे व्यापम के मुद्दे पर आप अपनी लड़ाई जारी रखें, या फिर कमलनाथ अपनी राजनीति चमकाने के लिए खुद आ रहे हैं कि दिल्ली में उनके नंबर बढ़ सके? देखिए, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वह तो यही है कि कमलनाथ अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंच पर बैठेंगे और उनके साथ उनके जो चापलूस प्रवृत्ति के भी जो उनके समर्थक हैं वह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से व्यापम का मुद्दा उठाया था, लगातार यह बात मीडिया में सामने आई कि कमलनाथ आखिरकार चुप क्यों है, और दिग्विजय सिंह के मामले को आगे बढ़ाने के बाद अब इस तरह से मैदान में कमलनाथ का उतरना कई सवाल खड़े करता है, और कहा जा सकता है कि कमलनाथ अब अपना कद बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व में भी उन्हें इशारा किया हो, तब वो जाकर अभी सक्रिय हुए। चलिए, हाईकमान इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मनोज जी, बीजेपी क्या सोच रही है इस पूरे मामले को? देखिए, सीबीआई के पहले जाने के पहले से भाजपा ने अपनी तरफ से इसमें व्यापम का सच किताबें बताई। जैसा कि आपने खुद बताया कि मुख्यमंत्री अपने सारे जितनी रैलियां हैं, तो भाजपा कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रही है, और वो तो कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसमें विसिल ब्लोअर की भूमिका में थे, और वो लगातार ये बता रहे हैं कि पार्टी या संगठन या सरकार का कोई आदमी इसमें लिप्त नहीं है। कुल मिला के संकेत ये आ रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, व्यापम का मुद्दा बना रहेगा, भले ही चुनाव कहीं दूर तक ना हो, लेकिन झाबुआ और देवास पर तो नजर रहेगी। कार्तिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अब तक कई कांग्रेसी नेताओं ने व्यापम घोटाले पर सरकार को जमकर घेरा, लेकिन इन नेताओं का विरोध सरकार पर कुछ ज्यादा असर नहीं डाल पाया। निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खाना पड़ी, लेकिन अब कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने मोर्चा संभाला है। अगर आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस जीतती है तो प्रदर्शन बेहतर होता है, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय कमलनाथ और कांग्रेस को जाएगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में सद्भावना दिवस पर क्यों हुई सियासत। व्यापम महाघोटाले के विरोध में जेल भरो आंदोलन का संस्कार थानी जबलपुर से शंखनाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, युवक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बरार, युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुणाल चौधरी के नेतृत्व में विशाल आम सभा और जेल भरो आंदोलन। निवेदक युवक कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र जबलपुर अध्यक्ष शशांक दुबे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये तो बात हुई गुरुवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के जेल भरो आंदोलन की। अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां सद्भावना दिवस के बहाने प्रदेश में राजनीति घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की नाराजगी सद्भावना दिवस पर मनाए जाने को लेकर उस सरकारी आदेश पर थी जिसमें से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर संकीर्ण मानसिकता का आरोप लगा दिया। 13 अगस्त 2015 को मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ये वही आदेश है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान मच गया है। इस आदेश में सभी कलेक्टरों और संभाग कमिश्नरों को सद्भावना दिवस मनाए जाने के निर्देश दिए गए थे और कहा गया था कि सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सद्भावना की प्रतिज्ञा दिलाई जाए। अब जरा एक साल पहले जारी हुए इस आदेश पर भी गौर कीजिए, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मतिथि पर सद्भावना दिवस मनाए जाने का साफ जिक्र है, और यही से शुरू हुई कांग्रेस की नाराजगी। कांग्रेस ने सरकार पर दुर्भावना रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस पूर्व प्रधानमंत्री की जन्मतिथि सद्भावना दिवस मनाने की शुरुआत हुई, उसी राजीव गांधी के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार परहेज कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों की सर्कुलर में राजीव जी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का सर्कुलर जारी किया था, लेकिन इस वर्ष भारत सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने इस प्रकार से किया है। ये मैं समझता हूँ ओछी मानसिकता का परिचायक है। सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से सद्भावना दिवस के आयोजन कराए जाने के निर्देश के तहत ही राज्य सरकार ने पत्र जारी किया था। केंद्र की ओर से भेजे गए निर्देश में ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि इसके पहले हर बार राजीव गांधी के नाम का उल्लेख किया जाता रहा है।
हालांकि कांग्रेस की आपत्ति पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री अजय चंद्राकर ने दो टूक कहा कि सद्भावना व्यक्ति के प्रति नहीं, देश के प्रति होनी चाहिए। राजीव गांधी सद्भावना के प्रतीक हैं या नहीं हैं, कौन व्यक्ति सद्भावना का प्रतीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है राष्ट्र में सद्भावना हो। नाम में क्या रखा है? कांग्रेस की दलील है कि देश में परंपरा रही है कि महापुरुषों की याद में उनकी जन्मतिथि पर इस तरह के दिवस घोषित किए गए, चाहे जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस हो, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस हो, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस हो। लेकिन केंद्र और राज्य के दुर्भावनापूर्ण रवैये से लोगों में गलत संदेश जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी। इस खबर में हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं रायपुर से आशीष तिवारी। कांग्रेस की आपत्ति तो जायज लग रही है, कम से कम सर्कुलर में जो पिछली बार की तुलना में देखा जाए नाम हटाया गया, लेकिन इसके पीछे राजनीति अब समझ में आ रही, रणनीति क्या है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की रणनीति इस बात को लेकर है राकेश जी की एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिल गया है और इस मुद्दे को जमकर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने आज दस्तावेज दिए हैं 2011, 12, 13, 14 इन 4 सालों के दस्तावेजों में राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश में ये नाम का जिक्र किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म तिथि के अवसर पर मनाए जाने वाले सद्भावना दिवस के आयोजन के लिए निर्देशित। लेकिन इस बार जो आदेश पत्र जारी किया गया है मंत्रालय की तरफ से, उसमें राजीव गांधी का नाम नहीं दिया गया। लेकिन मंत्रालय के अधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं और दस्तावेज जो स्वराज एक्सप्रेस को मिले हैं वो दस्तावेज ये भी बताते हैं कि केंद्र से ही राज्य को जो पत्र आया था उस पत्र में ही इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। हम वही आपको ले जाना चाहते हैं आशीष, वही ले जाना चाहते हैं कि बीजेपी ने अभी अच्छे दिन आ गए, 1 साल का जश्न मनाया। संसद में जो कुछ हुआ, कांग्रेस पर हमला न बोलते हुए उनके परिवार पर ज्यादा बड़ा हमला बोला और ये कहा कि दिग्विजय सिंह नेतृत्व करें, सिंधिया करें, सचिन पायलट जैसे नेता करें। तो जो कांग्रेस के परिवार के नेता जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उनसे भी उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है, वो भी सद्भावना दिवस के मौके पर। कांग्रेस उसको भुना पाती कि नहीं भुना पाती, लेकिन बीजेपी की सोच पर तो सवाल खड़ा हो रहा है। तौर पर देखकर कि ये पूरी स्ट्रेटेजी इंटेंशनली बीजेपी नेतृत्व की केंद्र सरकार कर रही है प्रारंभिक तौर पर, और शायद यही इस मुद्दे को पॉइंट आउट किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, सरकार की मंशा, सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए और निंदा जाहिर की है। और जिस तरीके से भूपेश बघेल ने आज बयान दिया है, उसे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ेगी। देखिए मनोज जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कितनी अलर्ट है, उसने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ा है। मध्य प्रदेश में ये बात सामने नहीं आई है। सर्कुलर अगर केंद्र का होगा तो कहीं ना कहीं विरोधाभास उसमें सामने दिख रहा होगा, जिसको आधार बना करके छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है ये पता नहीं। लेकिन आप क्या सोचते, कांग्रेस ने जो मुद्दा लपका है उनके लिए कितना बड़ा ये फायदेमंद हो सकता है और बीजेपी के लिए सिरदर्द? हम लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं कि गांधी परिवार जो है, गांधी नेहरू परिवार, वो कांग्रेस की हमेशा से दुखती रख रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र से और राज्य सरकार ने दुखती रख को जानबूझकर छेड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी की रैलियां देखें या बाद में अभी लोकसभा में देखें, या लगातार वो गांधी परिवार उनके निशाने पर रहा है। तो मुझे लगता है कि जानबूझ के खेला गया एक खेल है, जिससे कि उनको ये लगता है कि कांग्रेस को कोई भी सताने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। खेल आप देखेंगे, पिछले दिनों नरसिम्हा राव को भी मोदी ने याद किया था, लेकिन जो कांग्रेस के जो गांधी परिवार से जुड़े लोग हैं उनका असर कम करने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। नरसिम्हा राव के हम देखते हैं कि लगातार वो उन्होंने सरदार पटेल को उठाया, कांग्रेस ने बुला दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने उनको सरदार पटेल को याद कर रहे हैं, वो बोस को याद कर रहे हैं, बाकी उन सब कांग्रेसी को याद कर रहे हैं जो गांधी परिवार से इतर हैं। मतलब ये एक मौका है कि गांधी परिवार के प्रति निष्ठा रखने वाले कांग्रेसी जो उनके पीछे चलते हैं वो इस मामले को भुना सकते हैं। आशीष तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चर्चा में जुड़ने के लिए, और मनोज वर्मा जी आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद जब राजीव गांधी का जन्मदिन पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत से मनाया गया था, तो सद्भावना दिवस को लेकर सियासत तेज होना लाजमी है। दरअसल पिछले साल परंपरा के तहत इसे राजीव गांधी से नाम से जोड़कर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस बार जो फरमान जारी हुआ है उसमें राजीव गांधी का नाम नहीं है। ऐसे में कांग्रेसियों की आपत्ति जायज मानी जा सकती है, लेकिन आदेश केंद्र सरकार का है तो मोदी सरकार की सोच पर सवाल खड़े होना लाजमी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
व्यापम महाघोटाले के विरोध में जेल भरो आंदोलन का संस्कार थानी जबलपुर से शंखनाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, युवक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बरार, युवक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुणाल चौधरी के नेतृत्व में विशाल आम सभा और जेल भरो आंदोलन। निवेदक युवक कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र जबलपुर अध्यक्ष